पर्सनली पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त बारिश हो रही है। हाँ। अच्छा देख लो, बारिश का मजा भी उम्र के हिसाब से, हालात के हिसाब से होता है। कैसे? जैसे नए नए शादीशुदा जोड़े हैं ना, वो तो खिड़की में खड़े हो जाते हाय हैं, हाय। बारिश हो रही टप 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 टप, और वह डार्लिंग काश ये बारिश सारी उम्र होती रहे और यूं ही तुम मेरे सीने से लिपटी रहो। और दूसरी तरफ बुजुर्ग आते हैं ना बाहर से, बेड़ा गर्क, कीचड़ कीचड़ कर दिया, कुत्ते की तरह बारिश हो रही है। हालात बदल जाते हैं इंसान को, क्योंकि बारिश अच्छी नहीं लगती। बुढ़ापे में क्या करेगा बारिश, क्योंकि हालात के हिसाब से कहावतें भी बदल जाती हैं। देख लो आप, स्विट्जरलैंड में कहावत है कि अगर पहली बरसात के पहले दिन अगर आप किस करें तो आपकी जो लव लाइफ है बड़ी सक्सेसफुल होती है। हालात ऐसे है ना, सुंदर सुंदर पहाड़ हैं ये वो। अपना पांडे मेरे को पता क्या बोल रहा था, बोलता भाई पहली बरसात में अगर नहा लो तो घमौरियां दूर हो जाती है। फर्क तो होता ही ना फिर स्विट्जरलैंड और जबलपुर में। बारिश में देखना हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। बच्चे तो कागज ढूंढ रहे होते हैं नाव बनाने में, है ना, तो बुजुर्ग लोग बेचारे जोड़ों के दर्द के लिए तेल ढूंढ रहे होते हैं। जवान लौंडे लपाड़े पिकनिक के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं, और जिनकी शादी को 10-15 साल, वो बेचारे कपड़े सुखाने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं। अंदर डाल दे, रस्सी बांध, रस्सी बांध, रस्सी बांध। और छोटे शहर में तूफान भी आता है, गोलू की चड्डी उड़ गई, गोलू की चड्डी उड़ गई। वो बेचारे अपने, तो बरसात का हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से मजा लेता है। अच्छा, जो कपल नई नई शादी के बाद बरसात का मजा ले रहा होता है, वही कपल 10 साल बाद 2 बच्चों के साथ ना बरसात का पानी निकाल रहा था, चल बेटा हाँ चल 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 चल। उसको यही लगता है कि जो पहली बरसात में हुआ था इन्वेस्टमेंट, वो फायदा हो गया, आज पानी निकालने के काम आ रहे बच्चे। अच्छा, समय के साथ परिवार का साइज बदला ना, तो छातों का साइज भी बदल गया। अच्छा। पहले के जमाने में कितने बड़े बड़े छाते होते हैं, आज अब तो अब भी लेके आती हैं वो काला वाला, जो पीछे ऐसे होता है, ऊपर से चोंच लगी होती है, लड़ाई भी कर सकते हो आप किसी के साथ। अच्छा, परिवार छोटे होते गए, छाते भी छोटे हो गए, और छाते भी ऐसे आ गए कि फोल्ड हो गया, पर्स में भी रख सकते हो। और ऐसे छाते ना कभी बारिश में खुलते नहीं, कभी कभी और अटक जाते हैं, बंदा खींचता रहता है, छाड़ के खींचता नहीं, अटक ही जाते हैं। और कभी कभी तो हवा इतनी तेज चल जाती है कि छाता जिसको ऐसे होना चाहिए वो ऐसे हो जाता है, और कभी कभी तो वो पूरा ही टोपा ही उड़ जाता है उसका, वो खाली डंडी रह जाती है। आदमी ना फिर पानी गड्ढा देखने के लिए यूज करता है इसको, छाता तो उड़ गया। सही है। अच्छा, बरसात में जिनके पास तो कार होती है उनका ठीक है, क्योंकि घर से तैयार होकर गए, जाके ऑफिस के बाहर निकलना है। जो बेचारे बसों ट्रेनों में जाते हैं उनकी बड़ी हालत खराब होती है। एक तो छाता यूं पकड़ा आता है, ऊपर से दोनों हाथ से पैंट, और ऐसे चल रहे होते हैं जैसे लैंडमाइन बिछी होती। इतना आगे नहीं देखते जितना पीछे देख के जाते कि गाड़ी तो नहीं आ रही, गाड़ी आ रही तो रेमो डिसूजा बन जाते हैं। छाता आगे करते तो पानी ना पड़े, है। ऐसे लोग ना जब कोई छींटे उड़ा के जाए ना, तो गाड़ी वाले को तो गाली देते हैं झट से, बाइक वाले को कभी नहीं देते, उनको पता है सुन लेगा, गाड़ी वाला तो सुनेगा नहीं। अरे छोटे शहरों में आप देखना, बारिश होते ही ना उससे पहले तूफान आता है, तो लाइट बंद कर देते हैं ताकि किसी को झटका वटका लग जाए। अच्छा, बरसात का रोमांटिक मौसम, ऊपर से अंधेरा, ऐसे में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो उसी समय दिया जला के रोशनी कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो उस समय तो नहीं जलाते, लेकिन 9 महीने बाद उनके चिराग जलते हैं, तो अपने हिसाब से। अच्छा, सड़कें जाम हो जाती हैं बारिशों के मौसम में, तो ऐसे में क्या करता है कभी कभी आदमी, जिसकी नई नई शादी, वो तो पहुंच जाता है, तैर के पहुंच जाए जैसे, जिसके थोड़ा टाइम हो गया वो फिर बहाने लगाता है, अच्छा सुनो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मैं यहाँ पे कहीं बैठा हूँ, पानी उतर जाएगा तो मैं आता हूँ। वो जाके बार में बैठ जाता है। फिर जब घर पहुंचता ना, रम की स्मेल आती है बीवी को, तब उसको पता चलता है पानी के साथ साथ रम उतार के आए। फिर बीवी उसके टकीले पे शॉट मारती है। फिल्मों में बारिश का अपना ही मजा आता है, कितना देखने का मजा आता है ना। हीरोइन तैयार होके आई है, हीरो तैयार होकर, गाने कैसे चल रहे हैं, ये उनको सूट करते हैं, क्योंकि हीरोइन ने मेकअप किया होता है वाटरप्रूफ, तो उसका जहां जहां लगा वहां वहां लगा रहता है। रियल लाइफ में इसके उल्ट होता है। अच्छा। रियल लाइफ में आप बीवी को बाहर लेके निकलो बारिश में, तो बीवी की आंखों का काजल गाल पे आ जाता है, गालों की लाली दांत पे आ जाती है। फिर आदमी कोई रोमांटिक नहीं होता, सीधा बोलता है, सुनो मुंह धो के पकौड़े बना लो चलो। फिल्मों में अलग ही माहौल है। फिल्मों में बारिश में आदमी, हीरो भीग भीग के आता है ना, तो हीरोइन भी भीग जाती है, तो गले लग जाती है। रियल लाइफ में इंसान भीग के आता है ना, बीवी वैसे ही बैठी रहती है, पोछा लेके, अंदर नहीं घुसना, मैं पोछा मारूंगी टांगों पे, तुम्हें साफ करना पड़ेगा अगर अंदर आए तो। रियल लाइफ भी अलग है। अच्छा, फिल्मी हीरो तो अच्छे भी दिखते हैं बरसात में, अपनी शर्ट वर्ट उतार देते हैं जैसे बारिश होती, क्योंकि उनके 6 पैक होते हैं, यहाँ पे पानी पड़ा यूं यूं करके 6 पैक पे ऐसे, हमारे जैसों का तोंद से सीधा नाभि में गिरता है, और नाभि से सीधा पैरों के आगे, तो हमें कहाँ मजा आएगा। पुरानी फिल्मों में एक सीन आपने अक्सर देखा होगा, हीरो हीरोइन तेज बारिश में सुनसान जगह फंस जाते हैं, उधर कोई होता भी नहीं उनके अलावा, सिर्फ एक लालटेन और कंबल पड़ा होता है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि जिस आदमी का वो घर है, उसके पास लालटेन भी, कंबल भी, फिर बाहर क्या करने गया, वो छोड़ के जाता है मौसम उनके लिए।
आजकल तो केबल इंटरनेट का जमाना आ गया। पहले के टाइम पे जब अर्चना जी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, बारिश चलती थी तो एंटीना घूम जाता था। साथ साथ में फिल्म का सीन भी खराब हो जाता था। रीना रॉय जीतू जी के गले लग रही है, एंटीना घुमा, रंजीत के गले लग गई। फिर जीतू जी टेंशन में, अरे यार ये बारिश ने तो सारा काम खराब कर दिया, हट यार। आज न्यूज वालों से इंस्पायर होकर आजकल हर आदमी बारिश आने पे रिपोर्टर बन जाता है। अपना फोन लेके ना बाहर आ जाते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से बनियान और तौलिए में आ जाते हैं। ए देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, और देखिए पानी कमर तक पहुंचा हुआ है। कभी कभी बहाव में तौलिए में बह जाता है। फिर ये भगवान से दुआ करते हैं कि पानी कमर तक ही रहे। अगर नीचे होता ना तो फिर ऐसे घर जाते हैं ये इतने पानी में। अभी जयपुर में बड़ी तेज बारिश हुई तो एक आदमी मोबाइल लेके बाहर आ गया। देखिए पानी कितना तेज बह रहा है, लोगों का सामान बह रहा है, स्कूटर बह गया, ये देखिए ये किसी का आदमी बह रहा है। माँ ने आके गर्दन पे, तेरा बाप है पकड़ उसको। पिछले दिनों मुंबई में तूफान आने की चेतावनी थी, तो रिपोर्टर पहुंच गए अपना अपना कैमरा लेके। तूफान आया ही नहीं। तो वो अगले दिन आया ना। तो लेकिन इनको तो न्यूज चलानी थी। एक्टिंग कर रहा है वो अर्चना जी, आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे, खुद ही कर रहा है। बहुत तेज हवा है, मुझे उड़ा के ले जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और पीछे एक आदमी उससे भी आधा खड़ा ऐसे देख रहा है। कौन सा चैनल भाई? वो चैनल वालों ने फिर उसको जितनी तेज हवा नहीं थी उससे तेज निकाला। कहते फटाफट निकलो, जहां हो वहीं से घर निकलो, हवा बड़ी तेज है, चलो। तो ड्रामे करते हैं। बारिश में जो लोग समोसे कचौरी की दुकान लगाते हैं ना, वो लोग अपना टेंट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। उनको पता बारिश होगी, लोग घुसेंगे। जैसे लोग आते हैं ना, समोसे निकालना शुरू कर देते हैं। अगर कोई नहीं खाता खुद ही बोलना शुरू, पीछे हटो भाई, समोसे खाने वालों को जगह दो। तो फिर कभी कभी आदमी ले भी लेता है। बारिश हो रही तो आदमी गर्म समोसा मुंह भी डाल लेता है। और जिस बेचारे ने 10 रुपए का समोसा लिया, टोटल जेब में 15 रुपए हैं, वो फिर समोसा बेकार नहीं जाने देता, गरम गरम मुंह में डाल ले। ऐसे जब ठंड तेज हो रही तो भुट्टे सेकने वाले भी आ जाते हैं। तो कई लोग मेरे जैसे होते हैं, खाना वाना कुछ नहीं होता, जाके हाथ सेकने के लिए उनकी सिगड़ी जो जलाई रहती है कोयले की, उसके पास खड़े रहते हैं। भुट्टा कितने का दिया भाई? ये वाला छोटा वाला। और ये बड़ा वाला कितने दिया? अच्छा। और ये वाला? तो लेता कुछ नहीं है। सिगड़ी वाला भी समझ जाता है हाथ सेकने आया। उसको जब गुस्सा आता है ना, वो अपना पंखा उठाता है, तो चिंगारियां उड़ के जब धोती में लगती है ना, तब आदमी कहता है घर जाके चाय पियेंगे भाई। लड़कियां बारिश में भी पूरा फैशन कर लेती हैं। इनके पास अच्छे अच्छे डेकोरेटेड छाते होते हैं, बड़े बड़े बूट्स होते हैं, रंग बिरंगे रेनकोट होते हैं। कुछ तो ट्रांसपेरेंट पहनती हैं ताकि उनके अंदर जो डिजाइनर कपड़े वो दिख पाए। लड़के बेचारे इनको कुछ नहीं, कुछ भी पहन के ओढ़ के निकल लेते हैं। ये अपना दिनेश ना स्कूटर का कवर लेके निकल गया और ऐसे जा रहा है। बारिश हो गई तो एक जगह खड़ा है, पीछे से कुत्ता आया, उसको लगा स्कूटर है। फिर ये मूसलाधार से तो बच गया, कुत्ते की धार से नहीं बच पाया। अर्चना जी, हमारी भारती ये बड़ा परेशान चल रही है आजकल। क्यों? पता नहीं, बोलती मेरी तो शादी हो गई है और पता नहीं क्या अपने मुंह से सुनाएगी। प्लीज वेलकम भारती सिंह। इतनी ज्वेलरी पहनी के रास्ते में आते आते खुल जाती है। वो तो ऊपर से डायमंड पहन लो तो टेंशन ही रहती है। वाह वाह, क्या अंदाज है। हाँ, कैसी अर्चना जी आप? बिल्कुल बढ़िया। पहली औरत है शादी के इतने सालों बाद भी आप हंस रही हैं। अच्छा। क्योंकि आपकी शादी, आप पंजाबी हो, शादी पंजाबियों में हुई है। हाँ। मुझे पूछो। सच में, मतलब आप प्यार तो कर लेते हो लेकिन देखते नहीं हो लड़का क्या है, गुजराती मराठी क्या है। क्योंकि रिवाज अलग है, शादियां अलग है, व्रत अलग है। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ कि मैं ऐसा तरस गई हूँ करने को। लेकिन एक बात है भाई, वापस घर ही जाना है। वो सास जमाल घोटा मिला देगी खाने में। बड़े प्यारे होते हैं, बड़े शांत होते हैं। आप कभी हमारे घर आ जाओ। अच्छा। सारे गुजराती मिलेंगे, साड़ियां पहन के ऐसे, केम जो मजा हुआ। जय श्री कृष्णा। मिल के आपको लगेगा पता नहीं क्या, शायद कर्जा ही ना मांग ले इसके बाद। इतने प्यार से बात करते हैं। पंजाबी देख लो, ओ अर्चना कितना मतलब इधर आ। जब तक जफ्फी डाल के रिब्स की 2-3 हड्डियां ना तोड़ लेना, पंजाबी को लगता ही नहीं मैं मिला हूं। और ऊपर से वाकई ये बड़े शांत गुजराती होते हैं। आप 15 गुजरातियों को एक कमरे में बंद कर दो। अच्छा। और म्यूजिक लगा दो, उधर ही गोल गोल नाच, उधर ही करते रहेंगे। और पंजाबी इतने लाउड होते हैं, आपने देखा होगा बहुत कम लोग पैंट जीन्स में डांस करते हैं भंगड़ा। क्योंकि पैंटे तो ऐसे ऐसे करके फाड़ देते हैं ना पहले ही। हमेशा हमारे पंजाबी ना धोती में होते हैं। ओए! ओए!
रही है बाप के मुंह पे। गुजराती के साथ शादी करके मुझे समझ ही नहीं आ रहा अर्चना मैम कि मेरा प्रमोशन हुआ या डिमोशन। सच में हम पंजाबी होते हैं 80 तुस्सी 80 75 90। गुजरातियों के साथ शादी करके सीधा 6 पे आ गई हूँ। केम 6 मजामा 6 80 से सीधा 6 पे। हनीमून पे गए, मैं भी पूरी फिल्मी बीवी। मैंने सोचा बूट्स स्कर्ट छोटे छोटे, मतलब पूरा काजोल बनूंगी, ठंडी ठंडी पर ये करूंगी। कुछ नहीं हुआ ऐसा। हर्ष की माँ ने 40 किलो लगेज लगता था, 35 किलो खाना दिया और 5 किलो कपड़े। आप मान नहीं सकते। और हर्ष जाने की खुशी में पासपोर्ट घर भूल आया, थेपले पे स्टैंप लगवा रहा था। मैंने बोला हर्ष पासपोर्ट किधर है? कहता भारती हमारी लाइफ में जितना जरूरी पासपोर्ट है उतना ही थेपला। पासपोर्ट के बिना तो हम ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन थेपले के बिना नहीं। जैसे फ्लाइट में बैठे टेक ऑफ हुआ, हर्ष ने अपना बैग खोला, उधर एयर होस्टेस ने अपनी ट्रॉली खोली। अच्छा। हर्ष के पास इतना सामान था, एयर होस्टेस आई कहती आई एम सॉरी सर मैं ट्रॉली रख रही हूँ, आपके पास ज्यादा वैरायटी आप भेज दीजिए। और ऊपर से सब सूखा खाते हैं। हाँ। खाखरा उंदियो जलेबी फाफड़ा। सो जैसे ही इतना सूखा खाते गैस कितनी हो जाती है। आप तो ट्रैवल करती रहती होंगी गुजरातियों के साथ आसपास। इतनी गैस होती सीट से 2 इंच ऊपर होते हैं ऐसे। अगली सीट वाले को लगता है कि हमें उठ के देख रहा है पर वो गैस से उठा होता है। लेकिन पंजाबी भी कम नहीं है अर्चना मैम। पता चल जाए इंटरनेशनल फ्लाइट है और फ्री की दारू है तो 6 दिन पहले ही दारू बंद कर देते कि उत्थे जाके पीवांगे। फिर इतनी दारू पीते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में, इतनी दारू पीते हैं कि पायलट अनाउंस कर रहा होता है कि इस वक्त आप 30,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और पंजाबी शराब पी के 50,000 ऊंचाई पे। आप कभी गुजरातियों की रोटियां देख लो, आपको डाल के देंगे ना प्लेट में, आपको लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा टिश्यू पेपर दिया प्लेट साफ करने के लिए। इतनी पतली रोटियां, इतनी पतली रोटियां। और हमारे पंजाबियों का पराठा देखो, 2 पराठे रखेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कंबल तय करके दिया हुआ प्लेट पे। शादी वाले दिन देख लो आप, गुजरातियों को बुलाओ, वो आराम से 1 मिनट में लेके आए, सैलड लाते हैं, पापड़ लाते हैं, जलेबी खाते हैं। लेकिन हम पंजाबियों में किसी मतलब पेशेंस है ही नहीं। प्लेट ऐसी भर लेते हैं ना, नान एक के ऊपर एक प्लेट से ऐसे लटक रहे होते हैं और लड्डू नान के ऊपर ऐसा रखा होता है। मैंने प्यार किया का लास्ट वाला सीन चल रहा होता है, लड्डू सलमान खान और ये नान भाग्यश्री। आजा आजा ऊपर आजा, आजा ऊपर खींच तो सही, अरे आ जाएगा तू। लेकिन एक बात है, खुश तो बहुत हूँ मैं गुजरातियों के साथ शादी करके। सीरियसली पंजाबी शो ऑफ बड़ा करते हैं। अब मैं भी देख लो पंजाबी हूँ, खाती हूँ पूरी चर्बी हूँ, ऐसी सामने हूँ। लोगों को लगता है हाँ खाते पीते घर की हूँ, चर्बी है। हर्ष देख लो मुझसे डबल खाता है, चर्बी जरा नहीं दिखती। मुझे लगता है इसमें भी धंधा सोचते हैं। इसने अपनी आधी चर्बी डिपॉजिट कराई होगी और 7% ब्याज ले रहा होगा। पंजाबी होते बड़े दिल लेके। आपने कपिल भाई देख लो, कोई भी लड़की आती है मैडम वहाँ पे से, पता भी है शादी हो गई, बच्चा है, फिर भी पंजाबी के साथ अगर कोई लड़की ऑटो शेयर कर ले, हाँ मेरी चाची वैसे वहीं पे रहती है, हाँ पूरा घर छोड़ के आएंगे, 15 मिनट वेट भी करेंगे, क्या पता आ जाए वापस। कोई नहीं, वापस छोड़ दूंगा। और गुजराती के साथ अगर ऑटो शेयर कर लो, वो लड़की को देखेगा नहीं, मीटर की तरफ ध्यान देखेगा। 5 11 12 13 बस मारो घर आएंगे, अपना अपना देखो। मुझे एक ही बात की तकलीफ है, मैं अच्छी खासी खाती पीती हट्टी कट्टी हूँ। हर्ष बहुत सुकड़ू है पता। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना दवाई लेने अपनी, डॉक्टर पेशेंस उसको समझ लेता है। लेकिन ये जो पतला सुकड़ा है ना, अंदर से शातिर बहुत है। बहुत चालाक है। अच्छा? हमने वो प्री वेडिंग शूट, मतलब मैंने वहाँ जहाँ वाइन बनती ना वहाँ किया। मैंने कहा हर्ष वो वाला करने, टाइटैनिक वाला पोज। वो मेरे पीछे था, मैंने दोनों ने हमने ऐसे किया। जब फोटो आई इतनी बेइज्जती हुई ना अर्चना मैम कि मैंने पोस्ट भी नहीं की, पता लगा ही नहीं, हर्ष पीछे दिखा ही नहीं, ऐसे लगा 2 गर्दन वाली औरत है। लेकिन एक बात बोलूं, जब नई नई शादी हुई थी ना, 6 महीने तक उठ के ऐसे नस चेक करती थी, कहीं दब के आ तो नहीं गया नीचे। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे बड़ा प्यार करता है और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा? और मुझे लगता है कि अगर एक गुजराती भारत चला रहा है तो दूसरा गुजराती भारती चला रहा है। जोरदार तालियां भारती के लिए। बहुत अच्छा भारती। अर्चना जी आप भी कुछ कर लो। एक बार फिर से जोरदार तालियां भारती के लिए। अर्चना जी बॉलीवुड की एक खासियत है, क्या? सबसे बड़ी खासियत है इसके गाने।
हर चीज पे गाना होता है। जैसे हॉलीवुड में हर चीज में किस होती ना, उनका है। तो वैसे हमारे गाना डाल देते हैं। इंग्लिश फिल्म में बच्चे गाना नहीं गाते, ना ही बापू गाते हैं, दोनों अपनी अपनी सेहत के हिसाब से किस कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि गाने जो हैं हमारे बॉलीवुड की जान है, शान है, पहचान है। और बॉलीवुड में आज के दौर में जिन गीतकारों ने अपनी धूम मचाई हुई है, आज उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड स्वानंद किरकिरे, अमिताभ भट्टाचार्य एंड मनोज मुंतशिर। जोरदार तालियां। अमिताभ सर, मनोज जी, स्वानंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आप तीनों ने धूम मचा रखी है, मतलब कमाल कमाल के गाने लिखे हैं और इन गानों के लिए इनको मतलब बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अच्छा, आप जब अवार्ड वगैरह मिलते हैं आपको, तब आप उस समय आपके दिमाग में आया था कि यार अब बस कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलता है? तो सर हम अपनी प्रमोशन खुद करते रहते हैं, हमारी तो कोई करता नहीं, तो ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं। बड़े प्यारे लग रहे हैं सर आप तीनों। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। चले बैठे। कैसे है सर? बहुत अच्छे सर। कैसा चल रहा है लॉकडाउन पीरियड? बस सर बाल बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बाल बढ़ गए और वो बड़ी क्रिएटिविटी भी हुई होगी सर, 4 महीने से घर पे बैठे, मतलब सब। हम लोग क्या है, वो वैसे वाले शायर नहीं है ना कि अपने लिए लिख रहे, तो कोई काम आए तो लिखते हैं हम तो। अच्छा, वैसे नहीं लिखते? काम तो आया नहीं। वो कोई बोले तो लिखते हैं, अदरवाइज क्यों है? सर आप भी ऐसे हैं अमिताभ सर? हाँ, और मैं तो खासकर अच्छा, क्योंकि जब तक धुन नहीं होती मैं लिख नहीं पाता। अच्छा, और मनोज जी आप? हाँ, जब तक उस सिक्कों की धुन नहीं आती खनकने की, तब तक लिखा नहीं जाता। जो कि वैसे हमको बहुत नहीं मिलते। सिक्के बोला मैंने इसलिए। जोक सपाट, लेकिन जितने कमाल का टैलेंट है आप तीनों का। स्वानंद सर से अगर मैं बात शुरू करूं तो इनको लगे रहो मुन्ना भाई के लिए जो गीत था बंदे में था दम, और 3 इडियट में बड़ा खूबसूरत गीत था बहती हवा सा था, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला सर। बहुत बहुत थैंक यू मुबारक। थैंक यू। और उसके बाद मराठी फिल्म चुंबक में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वाह, थैंक यू। तो आपको किसी ने बताया नहीं सर बिना नेशनल अवार्ड के भी आ सकते हैं यहाँ? आप इतनी मेहनत करते रहे। तो लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे पता था कि अगर आप वो सवाल पूछोगे ना कि आपका मन नहीं था कभी, मेरा एक्चुअली बड़ा मन था कपिल शर्मा शो में आने का। अरे सर, हमारा सौभाग्य। और मुझे ना प्रमोशन के लिए नहीं आना था। अच्छा, मुझे आना था कि मतलब ऐसे बातचीत करने के लिए, तो वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अरे क्या बात है सर। थैंक यू। आनंद सर, जैसे अभी मैं आपको बोलूंगी अर्चना जी पे 2 लाइनें लिखनी है। हाय हाय लिख दीजिए। अरे प्रेम रस की कविता आती दिमाग के, वीर रस की कविता क्या आता है उनको देख के दिमाग में? अर्चना जी की हंसी पे कुर्बान, जो हंसी जो गूंजती है ना, वाह 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 वाह। थैंक मतलब यू आनंद। अर्चना जी से जुड़ा एक गाना भी जहन में आता है। कौन सा? देखो देखो ये है जलवा। देखो देखो ये जलवा। वो तो बहुत पुराना है। कुछ खास बदला नहीं है अर्चना जी ऐसा। एवरग्रीन। आप कर लो बातें, मैं चला जाऊं। ये तो डायरेक्ट ही हो गए हमारे जज के साथ। हम जो मर्जी कहें अपनी जज को, लेकिन हम किसी को नहीं ज्यादा फ्लर्ट करने देते। और मैं आपको सच बताऊं, ये जो पीपी किट पहनी हुई ना, ये परमीत सेठी बैठे हुए हैं। अच्छा, अमिताभ सर का नाम कितना खूबसूरत है ना, अमिताभ भट्टाचार्य। लेकिन ये पहले गाने जो उन्होंने लिखे किसी और नाम से लिखे। अच्छा, तो ऐसा क्यों करते थे? आपको डर था कि अगर सही ना लिखेगे तो बच्चन साहब डांटेंगे और अगर ज्यादा सही लिखेगे तो रॉयल्टी मांगेंगे? एक्चुअली मेरा पूरा इरादा कुछ और था, मैं बनने आया था सिंगर। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप तो आरजे भी बन सकते थे। बन तो सकता था। मेरी सुबह सुबह ऐसी होती है सर। तो सोचिए मेरी सुबह क्या होती होगी। अच्छा, बच्चन साहब का जिक्र हुआ है तो मैं मनोज भाई का एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा कि जब पहली बार केबीसी में गए तो खुशी के मारे इनका रोना निकल आया। रियली? और ऐसा होता है कभी कभी, जब आपका कोई सपना पूरा होता है तो आपके आंसू निकल आते हैं, लेकिन आज आपने नहीं रोना। देखिए, आज तो वाकई खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं और इस खुशी की वजह एक है कि इतने दिनों से पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कपिल शर्मा के शो पे डायरेक्ट सतयुग आ गया, राइटर बुलाए गए आज। अच्छा सर, तीनों से सवाल है। ऐसे नॉर्मली कहा जाता ना
कि जब किसी के दिल पे चोट लगती है तो वो शायर बनता है, ये कितनी सच्चाई है सर? आज आप पर्दाफाश कर ही दो इस बात। मुझे तो लगा था शायर बनने के बाद दिलों पे चोट लगती है। अच्छा। तो उल्टा होता है मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के दिल पे चोट लगती रहती है, मतलब मेरे जैसा कभी वो सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ कि एक लगती बार रहती है। हाँ मतलब लगी जाती है, सुबह से शाम तक 2-4 बार लग जाती है। अभी यहाँ आते हुए गार्गी को देखा तब भी लग गई। पर एक बात सही है कि वो सारे जो लॉजिक्स हैं वो झूठ हैं कि इश्क जिंदगी में एक ही बार होता है। बिल्कुल। ये तो झूठ है, मेरा हर शनिवार होता है। मतलब हमारे कोई ना कोई हीरोइन आती हैं, बीच में एक शनि इतवार निकल भी जाता है, जैसे आप जैसे दोस्त आ। स्वानंद नाम का ही मतलब बड़ा अच्छा है, खुद का आनंद में रहने वाला, तो इसीलिए आपने शादी नहीं की, खुद का आनंद ले रहे हैं। स्वानंद। लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा। पर जैसे मनोज भाई कह रहे कि ऐसे अक्सर ही दिल पे चोट लगी जाती किसी को देख के। अब तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, पहले तो घर से बाहर निकलते ही थे आप, आपको देख के किसी के घंटी बजती नहीं आपके अंदर कोई? नहीं मेरे बजती है सर, उसके बजनी जरूरी होती है। मेरे बहुत बजती है। पर नहीं, शायर लोग बड़े चालाक होते हैं, इनकी अगर तो एक बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो होती है, एक और भी होती है इनकी बंदी। हाँ, आज बता ही दो सर। एक बात मैं कहूँगा, एक बहुत बड़े कवि थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मुझे मिलते थे और एक बात कहते थे जो मैं आज पूरी दुनिया के सामने हम तीनों की तरफ से बोल सकता हूँ जी। वो कहते थे, अर्चना जी, कि बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, पिक्चर्स कैन नॉट टॉक। बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, कवि हो सचरित्र हो संभव नहीं है। ये तो फिर वही होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो कहा था एक और बंदी, यानी तुकबंदी। अच्छा। तो मेरा तो इशारा उस तरफ था, तो आपने राज खोल दिया। अमिताभ सर, आपको देख के लगता है आप जैसे ना सोनी टीवी में सीईओ होंगे। है मतलब, है ना, या किसी बड़े बैंक में कोई फाइनेंस प्लानिंग करते होंगे आप। सडनली मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है। तो अमिताभ सर, मैं आपसे भी ये सवाल जो स्वानंद सर से मैंने पूछा कि मुखड़े तो आप इतने अच्छे लिखते हैं गानों के, कोई मुखड़ा आपको अभी तक क्यों नहीं जचा? सर वो मुखड़े बहुत जचे, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ दुखड़ा जुड़ा हुआ था, तो वो बड़ा नहीं। आपकी लव मैरिज हुई मनोज भाई के? हाँ, एक बार मैरिज होते होते रह गई, फिर मैंने लव किया ताकि मैरिज कर पाऊँ। कॉम्प्लिकेटेड है मामला। अच्छा, वो किसी और लड़की से थी? हाँ, पहली बार शादी होते होते इसलिए रह गई क्योंकि शादी के और कार्ड छप चुके थे। 13 मई, मुझे आज तक तारीख याद है, 13 मई 1997 ये डेट थी शादी की। और तकरीबन अप्रैल एंड की बात है। अच्छा जी। लड़की का जो भाई था वो मुझसे मिलने आया और बड़े प्यार से, जीजा जी इसके बाद क्या करेंगे, जीजा जी कौन सा इंजीनियरिंग देंगे, कौन सा मोतीलाल नेहरू टेक्नोलॉजी में जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं लिरिसिस्ट बनूंगा। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा गाने लिखते हैं। हाँ वो ठीक है लिखते रहिएगा, पर काम क्या करेंगे? हाँ। मैंने कहा देखो दोस्त, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ गाने लिखने हैं। वो वापस गया, इतनी इज्जत हो गई उसके मन में मेरे लिए कि उसने शादी तोड़ दी जाके। बहन को घर बैठा दिया, बोला इसके साथ शादी नहीं कर सकते, दुनिया में किसी के साथ भी कर लो। और 2-3 महीने गुजर चुके थे हमारी कोर्टशिप टाइप के पीरियड को, तो बड़ा इश्क भी हो गया था। लेकिन अब ये आपके सामने दुविधा है कि या तो आप लिखना चुन लो और या शादी चुन लो। तो हमने लिखना चुन लिया। पर क्या बात, लिखना शुरू किया और कमाल का लिख रहे हैं। वाह। मनोज जी के अगर आप गाने सुनो ना, बड़े कमाल कमाल के हैं। जैसे मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, वजह तुम हो, तुम मेरे हो, तुम बिन दिल में हो तुम। तो ये सब जब गाने आप मनोज जी लिखते हैं तो आपके दिमाग में हीरोइन होती है जो फिल्म में है, कि अपनी बीवी को ध्यान में रख के लिखते हैं? इसका जवाब हम देंगे और कुछ ऐसे देंगे कि लाखों हैं जिन्हें देख के दिल भरता है आहें। वाह ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें। वाह, क्या बात। कहीं हम बिछड़े हुए भाई तो नहीं? 2, 4, 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, कितने हैं मिटे हम पे हमें याद नहीं है। हाय हाय जियो। वाह, इसीलिए तो शायर और हम लिरिसिस्ट हैं। पर वैसे वाइफ तो कहती होंगी भाई लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा लिखते हो, मेरे लिए भी 4 लाइनें लिखो। कभी नहीं कहती। वो जानती है जिनके लिए लिखा है सब झूठ है, तो वो कहती दो सच्ची बातें कर दो यहाँ बैठ के, मतलब गाने वाने मत सुनाओ मुझे। और ऊपर से उनको आपका वो पता है कि यार ये कुछ भी काम लिखने को बोलेंगे पैसे मांग लेंगे। अच्छी बात है, वो जरूरी है पहले। करेक्ट, वो सेट है।
स्वानंद सर के बारे में आप सब जानते हैं, लिरिक्स तो लिखते ही हैं, गाना भी गाते हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, इनकी बुक्स भी छपी हुई हैं, टीवी में आपने एड्स में, वेब सीरीज में, शॉर्ट फिल्मों में भी देखा होगा, और कई जगह डबिंग में आपने इनकी आवाज भी सुनी होगी। तो सर एक काम पे विश्वास नहीं है आपको? सर आपका मन है कि जहां से आ रहा है आने दो पैसा? सर मैं सच बताऊं, एक काम जो करने आया था वो छोड़ के सारे काम कर डाले। क्या कौन काम? सा? मेरे को फिल्म बनानी थी, डायरेक्ट करने आया था मैं। आया ही यहाँ पे इस शहर में ये सोच के आया था कि मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा। अच्छा जी। मैं सुधीर मिश्रा को असिस्ट करने लगा था, लेकिन वो पता नहीं क्या तो चक्कर चला कि बाकी सारे काम होते गए, मेरी फिल्म कोई नहीं बनाता। ऐसा होता है बहुत बार ना, जो आप करने आते हो। जैसे अर्चना जी पहलवान बनने आई थी, तो एक्ट्रेस बन गई। तो सर अभी आपके लिखे हुए गाने मतलब माशाल्लाह कमाल के गाने हैं। तो आपको कभी लोग बुलाते हैं कि यार कवि सम्मेलन में भी आई है और अपनी कोई ऐसे ही कविता जो फिल्म के लिए ना लिखी हो, कभी आपको बुलाते हैं? बुलाते भी हैं। तो एक बात क्लियर रहती है कि भाई ये जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ये सब कवि हैं और आप ग्लैमर हो। ओह, अच्छा। तो इससे ज़्यादा वैल्यू आपकी नहीं है। आप पिक्चर में गाने वाने लिखते हो, ठीक है यार, मतलब क्या है सिनेमा में गाने, दीवाना मस्ताना परवाना। मैं इंदौर से हूँ। तो राहत साहब का एक इंदौर में जश्न राहत हो रहा था, हाँ, उसमें पता है। मुझे बुला लिया गया था। और मेरे एक इस तरफ कुमार विश्वास, राहत साहब और जावेद अख्तर साहब, इनके बीच में मेरा नंबर। वाह, और ऐसा हूट हुआ हूं ना, जिसका काम उसी को सो है ना। मैं स्टेज पे ऐसा हूट किया, इंदौर के लोगों ने बैठिया बैठिया बिठा दिया पीछे। इतना मतलब ह्यूमिलेट हुआ मैंने कहा अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। ये तो फिर भी हिम्मत करके गए, मैं गया ही नहीं मतलब। पर मैंने सुना है कि आप लखनऊ से पहले सिंगर बनने ही आए थे। जी, बिल्कुल। पर सर जब आप लखनऊ में वो सब प्रोग्राम्स करते थे, म्यूजिकल शोज और ये सब, तो वहाँ पे तो पार्टियों में तो पी के आए रहते हैं लोग, हथियार वथियार एक लेके। बार हुआ भी था, वो गन वन लेके आ गए थे और हम लोग को जिस गाने की फरमाइश आई थी वो तैयार नहीं था, तो वो नाराज हो गए। अच्छा। तो आके उन्होंने कीबोर्ड वाले को बंदूक लगा दी। अब तुम लोग बजा के जाओगे, मैंने जाने नहीं देंगे तुम। डर के मारे बचता भी नहीं है। ना अंदाजे में कुछ भी कैसा करके बजा के फिर वहां से निकले हम लोग। मेरा अमिताभ के साथ एक ऐसे ही किस्सा है। मतलब किस्सा मतलब ये है कि मैंने नाम सुना है, लिरिक राइटर आया है अमिताभ भट्टाचार्य। मैंने कहा यार बड़ा अमिताभ भट्टाचार्य कहाँ से आया है ये? मैं ऐसा मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन है अमिताभ भट्टाचार्य, कौन होगा यार ये? और इतने अच्छे देवड़ी के गाने लिखे हुए, आमिर के गाने, उड़ान के गाने, और एक से एक गाने लिखे हुए। मैं कौन है ये बंदा, कौन है बंदा? तो एक अवार्ड शो में मैं देखा तो एक ये खड़ा हुआ था वहाँ पे। मैंने इसको देखा, इसने मुझे हेलो कहा। मैंने कहा भाई क्या हाल है? ये कोरस गाने आता था। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा अवार्ड किसको मिल रहा है? अमिताभ भट्टाचार्य को मिलेगा। ये धीरे से कह रहा था मैं ही हूँ। अब मैंने तू है। पर मैंने बात गलत नहीं कही थी कि पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है देखने। वो सीईओ वाली बात ठीक ही है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगता है मैंने आपको अगर कागज दे दूं तो आप कोरोना की वैक्सीन भी लिख देंगे। सर आपके मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो सकता। आवाज आपकी बेस इतना है ना मजेदार कि आप लिख देंगे तो लोग मान भी जाएंगे। So you just take it in afternoon after dinner। मनोज भाई जब आपको बाहुबली 2 का काम मिला, जब आपने उसको ट्रांसलेट भी किया और उसके गाने भी लिखे, उसके डायलॉग्स भी लिखे, तब आपको खुशी मेन किस बात की थी कि मुझे बाहुबली जैसी बड़ी पिक्चर मिली है, या इस बात की खुशी थी कि अब मेरे को सबसे पहले पता चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पर एक्चुअली जिन लोगों को पता था कि मैं बाहुबली के डायलॉग्स लिख रहा हूँ, सवाल लोगों के बदल गए थे। आमतौर पे आप दोस्तों से मिलते हो, आप स्वानंद भाई से मिले, स्वानंद भाई पूछेंगे हाँ मनोज क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, हाँ। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आउट ऑफ द विंडो। अरे मनोज अरे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एक्चुअली होने लगा था। मेरी माँ जो दिन में 3 बार पूछती थी बेटा खाना खाया क्या, फोन करके बेटा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सब कुछ बदल गया। एक चीज अच्छी भी हुई थी कि बीवी अगर रात में 12-1 बजे के बाद घर पे आओ तो वो डपट के पूछती थी ना कहाँ थे, तो पूछने लगी थी अरे ये बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अर्चना जी ने भी ऑडिशन दिया था बाहुबली के लिए। वो सबसे वो जो खूबसूरत लेडी होती शिवगामी देवी, शिवगामी, हाँ। उसके सेवक कटप्पा के लिए। अर्चना जी आपको पता है JL 50 आ चुकी है? हाँ, ये कोई जवानी बरकरार रखने वाली दवाई नहीं है, ये एक वेब सीरीज है, सोनी लिव पे आ चुकी है। आप कृपया जरूर देखें। अच्छा ठीक है। सर ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई गाना लिखा और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से नहीं जा रहा हो और आपने इनको बोला हो या इनको बोला कि तू अपना दे दे, मैं उधर चला लेता हूँ, तुम मेरा वाला चला लेना, ऐसा कभी आप करते हो? ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये जरूर होता है कि इसके लिए कोई और लफ्ज हो तो बताओ। और इन लोगों की भलमनसाहत ये भी है कि ये लोग अपने गाने मुझे गाने को दिए इन लोगों ने। अच्छा। खासकर अमिताभ ने और वरुण ग्रोवर ने। ये रिस्क रहती है कि लोग ये कहते हैं कि वाह साहब क्या लिखा है,
ना मोंटारे के बारे में होता ही मुझे बहुत अक्सर लोग बोलते हैं कि स्वानंद साहब क्या लिखा है आपने, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लिखा हुआ, अमिताभ ने लिखा हुआ है। लेकिन जिस गाने की बात कर रहे हैं मोंटारे, ये लुटेरा फिल्म का गाना है। तो जब ये गाना अमित त्रिवेदी और हमने बनाया था तो सुनते ही आया था कि इनकी वॉइस में एक वो दैट एक स्पिरिचुअल जो एक फीलिंग चाहिए थी गाने में, तो इनको हमने इन्फॉर्म किया। ही केम टू द स्टूडियो एंड 2 लाइन गाते ही लगा कि हो गया गाना, मतलब ही इज द राइट वॉइस फॉर द सॉन्ग। मेरे गाने में मेरी आवाज में जो स्पिरिचुअल फीलिंग है ना, जरा इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती लाइफ में। क्यों? स्पिरिचुअली गाने मिल रहे हैं, जिंदगी स्पिरिचुअल हो रखी है। मनोज भाई एक बात बताइए, जब आपको कोई रोमांटिक गाना लिखने के लिए प्रोड्यूसर बोलता है तो आप उनको ये डिमांड रखते हो कि मुझे कहीं पहाड़ों में भेज दो, स्विट्जरलैंड में मेरे वो लिरिक्स जो है वो माहौल देख के आते हैं, या ऐसा होता है कभी डिमांड रखते हो नहीं आप? मतलब हम तो डिमांड रखते ही हैं, हाँ। लेकिन और फिर प्रोड्यूसर के चेहरे पे लिखा होता है कि बेटा स्विट्जरलैंड छोड़ सोनीपत नहीं भेजूंगा तुझे मैं। तो फिर आप कैसे इमेजिन करते हो पहाड़ वगैरह? नहीं तो क्या, फिर हम पूछते हैं कि सर पैसे कितने दोगे। तो अच्छा अगर लगता है कि हाँ पैसे अर्चना जी ठीक ठाक हैं, तो फिर हम लोखंडवाला में कोई बिल्डिंग जो ऊंची सी होती है उसको देख के इमेजिन करते हैं कि ये हिमालय है, एवरेस्ट है, और उसके पीछे जो नाला बहता है उसको हम झील समझ लेते इतनी हैं। नॉलेज मत दो इनको, अभी किसी फिल्म में आप देखोगे ऐसे लिरिक्स भी आई हुई है, आपको पता नहीं है। नहीं आज कपिल, मैं हमारे लिख पाती। कोई इनसिक्योरिटी वाला मामला नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊं, कुछ दिनों पहले एक प्रोड्यूसर, बड़े प्रोड्यूसर मेरे पास आए और कहने लगे आपसे गाने लिखवाने में। बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा भाई बड़ा प्रोड्यूसर है, गाने लिखवाने आया है। बड़े प्यार से मैंने चाय वाय पिलाई और मैंने कहा बहुत अच्छा आपने मुझे कंसिडर किया। नहीं हम तो स्वानंद क्रिकेट से लिखवा रहे थे। अरे तो उन्होंने बोला कि आप ये वाला गाना ज़्यादा अच्छा लिखोगे तो आपके पास भेज दिया। हाय, how अब मैं sweet बड़ा है। खुश हुआ। अरे। पूरी नहीं हुई कहानी, स्वीट नहीं है मामला, ये 56 छुरी है मामला आगे। तो मैंने कहा अच्छा यार स्वानंद भाई, मतलब ये तो कमाल की बात है। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने कहा बजट कितना है आपका? बोले बजट ज़्यादा है नहीं। मैंने कहा इसलिए मेरे पास पर हम लोग कभी कभी गाने सुनते हैं, गाने सुनने में मजेदार लगते हैं हमें, उनके पीछे की स्टोरीज जो होती हैं वो बड़ी मजेदार होती हैं। जैसे ए दिल है मुश्किल, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, अमिताभ सर ने लिखा है, लेकिन ये उसके पीछे की हमने कुछ स्टोरी सुनी है कि वो गाना जब आप सुनाने जा रहे थे करण जौहर को, आपके पास रेडी था ही नहीं वो। नहीं मतलब वो प्रीतम दा के साथ अक्सर क्या है कि वो जैसे अगर शाम को 6 बजे मीटिंग है तो कभी कभी वो 5 बजे भी धुन देते हैं कि इस पे लिख दे, ऐसा था। अच्छा। तो हमारी मीटिंग थी और धर्मा प्रोडक्शंस का ऑफिस उस टाइम खार में हुआ करता था, अब तो खैर, अंधेरी में है। एंड इनका जो सिटिंग रूम ऑफिस स्टूडियो है वो ओशीवरा में है। तो मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि दादा शाम को प्रेजेंटेशन करना है, आप धुन दे दो, मैं कुछ तो डमी ही लिख लूँ, रफ लिख लूँ। तो उन्होंने एन मौके पे नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ करके फाइनली मीटिंग 6 बजे ऐसा कुछ, और हम 5 बजे जब वहाँ से निकल रहे हैं गाड़ी में बैठ रहे तब उन्होंने धुन दी। तो मैं, और वो टाइटल सॉन्ग फिल्म का जिसका मुझे ब्रीफ दिया गया था कि उनकी शिद्दत होनी चाहिए इसमें, बड़ा वो रहा, मैं कैसे लिखूँ। तो वही ओशीवरा से खार तक जाते जाते उनकी गाड़ी के पीछे सीट में बैठा और जो आता गया लिखता गया, मतलब ये एक फ्लो में आया इत्तेफाक से, मतलब My ऊपर वाले की God, मेहरबानी that से, और is वही जाके सुना है incredible. और वैसा ही वैसा वो अप्रूव हो गया। अगर गाड़ी लोनावला तक ले जाते आप तो फिल्म लिखते थे। हाँ, मतलब ओशीवारा से वहां तक जाते जाते, क्या बात है यार। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पेमेंट नहीं, आपने बोला कि यार मेरी उंगली में दर्द है या मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है या मेरी स्याही खत्म हो गई है, ऐसा कभी बहाना लगाते हो आप? मोटिवेशन तो चाहिए होता है ना बंदे को। हाँ लेकिन अब हम तो बड़े मिडिल क्लास टाइप के राइटर है यार, ये सब मतलब ये हो जाता है कि चलो यार अब क्या नहीं है, ये कोई बात नहीं, दे देना यार, कब देगा बता यार। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, कोई गाना आपका इतना बड़ा हिट हो गया तो यार दोस्त बड़ा होते, बोले अरे तुमने कम पैसे ले लिए, ऐसा होता है? हाँ, पिछली दिवाली की बात है, मेरा एक गाना आया। अच्छा। तो मुझे बड़े कुछ इसके जितने भी छोटे मोटे पैसे मिलने थे वो मिल गए। अब वो एक्टर का फोन आया, यार गाना बड़ा अच्छा लग रहा है, अब पब्लिक बड़ा पसंद कर रही है और ये वो। मैं हाँ सर बहुत थैंक यू सर, दिवाली आने वाली, एक काम करियो तू ना घर का दरवाज़ा खोल के सोइयो, लक्ष्मी माता आएंगी। मैंने कहा सर एक काम करना, आप भी अपने घर का दरवाज़ा खोल के सोना, क्योंकि जब वो आपके यहाँ से निकलेंगी तो मेरे यहाँ आएंगी। लेकिन मेरा एक किस्सा है, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, वो मेरा बचपन का दोस्त है, कहने लगा यार एक गाने के तो कितने पैसे लेता है? हाँ। मैंने ना ऐसे डरते डरते, मैं समझ गया कहीं से बाहर है, तो मैंने डरते डरते ना थोड़े कम ही करके बता दिया। मैंने कहा इतने इतने पैसे लेता हूँ। कहता है यार इनजस्टिस है। मैंने कहा क्यों? कहते 6 तो लाइनें होती है, उसमें से 2 तो रिपीट ही होती रहती है। अरे यार पूरे कलरफुल शो में आप ब्लैक एंड व्हाइट कैसे रह गए यार? अरे यार लेखक मित्र आए हैं हमारे सारे,
क्या बात है अमिताभ जी, नमस्कार। मनोज जी नमस्कार। स्वानंद जी नमस्कार। अरे यार आप लोगों को देख के हृदय पुलकित हो गया, मजा आ गया यार। समझ में नहीं आ रहा बात शुरू कहाँ से करें। मुंह से शुरू कर ले आज। वाह, ये तो ज्ञान की जोत आपने जलाई है ना। वाह 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 वाह, मजा आ गया कप्पू शर्मा, आपने बता दिया, वरना हम तो पता नहीं कहाँ से शुरू करने वाले थे। अच्छी बातें करते हैं यार। अमिताभ जी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। वो अमिताभ बच्चन थोड़ी है, अमिताभ भट्टाचार्य हैं। तो एक ही बात है यार, ये जहाँ लिखते हैं लाइन भी तो वहीं से शुरू होती है। इतने मोटे दिमाग में इतनी बारीक बात आई कैसे? वाह। वैसे आप लोग यू कैन कॉल मी सांता क्लॉज, बिकॉज हम गिफ्ट के बिना कभी नहीं आते हैं। आई गॉट गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। लीजिए यार, तो अमिताभ भट्टाचार्य, ये लीजिए आपके लिए खट्टा अचार। स्वानंद जी, यार आपके लिए हम चिप्स लाए हैं वैसे, लेकिन क्या है कि जरा बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसके लिए इतने कुरकुरे नहीं रहे, थोड़े से किरकिरे। लेकिन आप खाइए, आपको स्वानंद आएगा। अरे मनोज जी, ऐसा मत सोचिए, आपके लिए नहीं लाए हैं। ऑफ कोर्स, ये लीजिए आपके लिए हम लाए हैं पेन और पेपर। उनके लिए पेपर पेन क्यों? अच्छा, नहीं यार, ये लोग जब तक खाएंगे 3-4 गाने लिख दो यार, अपना काम चालू रखो, रुको मत, चालू रहो। वेरी ब्राइट। सर आपको वैसे बताएं तो हम बहुत ही प्रसिद्ध इंसान हैं, देश विदेश में हमारे चर्चे हैं, लेकिन फिर भी कप्पू शर्मा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो बनता है, प्लीज दीजिए। जी जी बिल्कुल। ये जो दिल्ली में धौला कुआं है ना, उनका छोटा भाई चौड़ा कुआं है। चलो यार, यहाँ पर आप हाथ से विनोद करते हैं, अच्छा लगता है। आपकी इस बात को हम ताल देते हैं। अरे सर, आप लोगों को क्या बताएं सर, आप लोगों की लेखनी का कीर्ति पताका पूरी दुनिया में शोभायमान है। वाह। ये ब्रो, इतना तो पता ही नहीं था। हिंदी का स्तर देख रहे हो ब्रो, हिंदी का स्तर देख रहे हो आप, स्तर देख रहे हो। स्तर तो आपने देख लिया, कभी इसका बिस्तर देखना। उठ के जाता तो लगता ही नहीं यहाँ पे कोई आदमी सोया था ना, उल्का पिंड गिरा था, चला गया कहीं। ये बेड पे पड़ा रहता है, बेड आगे टेबल पे पड़ा रहता है, और टेबल दीवार से लगा रहता है कि कब उठेगा ये। यार किसी के बंद कमरे में झांकना बुरी बात है कप्पू शर्मा, ऐसा नहीं करना चाहिए। शर्म नहीं आती आपको? चल झूठे, तेरा कमरा तो बंद ही नहीं होता। हाँ, दरवाजे में तेरी नाभि फंस जाती है। कप्पू शर्मा, अक्सर लोग कहते हैं कि इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल। तो आप जरा पता कीजिए कि इज्जत का सवाल जो है, इस सवाल के कितने मार्क्स हैं, ठीक है? आपके पता कीजिए, तब तक हम जरा गैस से बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। वैसे मनोज जी यार, नॉर्मली देखा है कि जो राइटिंग होती है तो राइटर जो है हीरो के लिए लिखता है, लेकिन आपने एक विलन के लिए लिखा। नहीं, लेकिन ये एक बात हम जानना चाहेंगे, आपने एक ही विलन के लिए क्यों लिखा? बाकी के विलन ने क्या आपका कागज कलम किडनैप कर लिया था? लेकिन सर एक और फिल्म है जिसमें आपने गाने लिखे थे, बत्ती गुल मीटर चालू है सर, वो अर्चना जी की फेवरेट फिल्म। कैसे? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एक मंत्री की बत्ती इन्होंने गुल की और खुद का मीटर चालू कर दिया। लेकिन स्वानंद जी, फ्रैंकली आपको बताएं, अर्चना जी आपकी बहुत बड़ी फैन नहीं है। अगर होती तो ये आपका गाना जरूर गाती। नहीं गाया इन्होंने यार, इन्होंने तो प्यार से बाय बाय टाटा कर दिया उन्हें। लेकिन कमाल का गाना है सर, हम 10 बार सुने, इतना मजा आता है ना वो गाना सुन के, कि आपको वो गाना सुन के ना किसी ने क्या खूब कहा है। क्या कहा है? हाँ तो बता तो दिया, किसी ने क्या खूब कहा है, गाना सुना, कहा क्या खूब। वैसे मनोज सर, ऐसा देखते हैं कि लोग मिट्टी से घर बनाते हैं, आपने मिट्टी से गाना बनाया, लेकिन उसके बाद उस गाने से घर भी बना ही लिया। अंदर की खबर है आपको? खबर तो है सर, लेकिन सही बात बताएं सर, अगर आप डायरेक्ट मिट्टी से घर बना लेते तो बीच में गाना ना बनता, और गाना ना बनता तो हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंचती, क्योंकि क्या गाना है, क्या गाना है सर। आपने मिट्टी से गाना बनाया, अब आप लिट्टी से गाना बनाइए। चोखा हम लेके आएंगे, लिट्टी चोखा का सेशन होगा, यहाँ बैठ के खाएंगे। सर आपके अमेठी में चलता है ना लिट्टी चोखा? तो चलता है। अभी लिट्टी चोखा तो बिहार में चलता है। कप्पू शर्मा, आप पंजाब से यहाँ आके इतना चलता है, ये मड से आके यहाँ पे इतना चलता है, ये बिना म्यूजिक के बैंड चलता ही चलता है।
तो बिहार का लिट्टी चोखा क्यों नहीं चलेगा भाई, अमेठी में चलेगा। बिल्कुल चलेगा। वैसे अमिताभ जी, आपसे एक बात पूछना था, क्या आपको दिल से कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहा है? नहीं, क्योंकि हर जगह पहले बदतमीज दिल, अच्छा ए दिल है मुश्किल, दिल उल्लू का पट्टा। मतलब आपने दिल पे जितना लिखा है उतना गजनी के आमिर खान ने अपने पूरे शरीर पे नहीं लिखा है, पता है आपको? दिल दिल दिल। लेकिन सर हम आपसे काफी इंस्पायर्ड हैं, आपसे इंस्पायर होकर हमने बियर पीना शुरू किया। क्या? हाँ, सेहत के लिए अच्छा होता है ना। अबे बियर सेहत के लिए हानिकारक होता है। नहीं नहीं, इन्होंने कहा बापू सेहत के लिए हानिकारक है। अब आप कह रहे हैं बियर सेहत के लिए हानिकारक है। व्हाट इज गोइंग ऑन यार, आई एम कंफ्यूज्ड। यार खैर छोड़िए, बियर का बात हुआ है सर, मौसम इतना अच्छा है तो आप लोग ऐसा लिटिल लिटिल लगाते तो होंगे ना? क्यों? अरे खुद मीटर में आएंगे उसके बाद ही तो गाने को मीटर में लाएंगे यार। मनोज जी, आप शादीशुदा है ना, साथ में आप राइटर भी हैं। लेकिन ये तो एक्चुअली ऑब्वियस सा बात है काफी, एक बार आदमी की शादी हो जाए ना फिर वो राइटर बन ही जाता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद बोलने का मौका मिलता कहाँ है, सब लिखना ही पड़ता है। सॉरी यार, आई एम कमिंग लेट, सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक था, सॉरी, गलती फिर से नहीं होगी, सॉरी, लिखो 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 लिखो, है कि नहीं? सही पकड़ा। वैसे सर आप लोग लिखते हैं ना, हम भी लिखते हैं, अच्छा लेकर आए हैं, आपको सुनाएंगे। आई होप यू अप्रिशिएट। टोटली। अच्छा तो भी कर Go देना for सर, it. कर देना है सर थोड़ा। ये आप ये क्या हैं? अरे हम लिख के लाए थे, ये क्या है, कौन कुतर गया हमारे पन्नों को यार, ये पूरा खा गए। ऐसे क्या हमने लिखा था सर, सच में अच्छा सा लिख के लाए थे, कुतर गई। ये जरूर उसी चूहे का कारनामा है सर, एक चूहा हमको हमारे घर पे बहुत तंग कर रहा है। अबे चूहे, हिम्मत है तो यहाँ आना, घर में घुसा बैठा है चूहे। महेंद्र मिट्टी माउस बलि की जय हो। जय हो। ये आलू रखा था तूने, हाँ? मैं खाऊंगा और तू मुझे पकड़ लेगा। हट! इसके पराठे बना जाके। महेंद्र मिट्टी माउस बलि को कोई भी पिंजरा नहीं कैद कर सकता। आय हाय। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यार हमारी पंक्तियों को कुतरने का? ए! तेरे इतने घटिया लिरिक्स है ना कि घटिया लिरिक्स लिखने वालों के हम कागज नहीं कुतरते, कुतरते हैं उनका गला। लेकिन यार ये मोटे का तो गला ही नहीं है। ऐसे कायदे में रहिए, बिना बिना बात के आपका बिल भर देंगे। हाँ तो भर के तो देख, तेरी धोती ऐसी जगह से कुतरूंगा ना कि धोते हुए पता चलेगा कि धोती है ही नहीं। समझा? बड़ा आया। एनीवे मेरे गेस्ट लोग से हाय सर, हाय हाय। नहीं आप इंसान है, आप ढंग से बढ़िया। मैं चुहा, हाय 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 हाय। बिग फैन। आपने सर बर्फी पे गाने लिखे थे ना? नहीं, वो बर्फी मैंने खा ली थी सर, गलती से। 3 दिन तक गाने रिलीज होते रहे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। हाय, हाउ ये सर? गुड सर, थैंक घर में कोई कुत्ता बिल्ली होगी तो बताइएगा सर। क्यों? अरे यहाँ पर जब पैकअप हो जाता है ना, उसके बाद मैं इंटरव्यू करता हूँ जानवरों का। अच्छा। हाँ बड़े बड़े जानवर लोग, अभी बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए थे अपने, जैकी दादा है ना, उनका कुत्ता आया था इंटरव्यू के लिए। अच्छा। हाँ लेकिन यार उसने बड़ा टॉर्चर किया यार। क्यों? बात बात पे बोलता है बिडू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। और कुत्ते का बच्चा चूहा हो सकता है क्या? हाँ एक बार के लिए चूहे का बच्चा कुत्ता हो सकता है। अभी जैसे मेरा बेटा है, 1 नंबर का कुत्ता है। और मनोज जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। तेरे को पता है कप्पू, हाँ। ये मनोज जी है ना, घर पे जाके मेरी एक्टिंग करते हैं। वो तेरी एक्टिंग क्यों करेंगे भी? अरे बीवी के सामने हर शादीशुदा आदमी चूहा बन जाता है। क्या दिल का दर्द निकाल के फेंका है, मजा आ गया। वाह। बीवी के सामने आदमी चूहा बन जाता है, हाँ तो बीवी के सामने चूहा क्या बन जाता है? नहीं बताओ बताओ बताओ, उत्तर दो। मैं चूहा हूँ, उत्तर नहीं कुत्तर दूंगा। समझा? पुत्तर। मैं पुत्तर उत्तर भी बोल लेता हूँ एक्चुअली। मैं धर्म जी के फार्म हाउस पे वहाँ पर था 3 साल तक। लिटिल लिटिल 3 साल मैंने नहीं गाजर मूली खाया मैंने, आपको क्या लगा वो लिटिल लिटिल नहीं, वो तो पूरा खम्बा पी जाता हूँ मैं। यार तुम हमारे गाने कुतर गए यार, बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, पता है, भरो अब नुकसान। चलो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करते, नुकसान हुआ है ना, हाँ
तू अपना बिल बना के दे दे, अच्छा मैं उसमें रह लूंगा। सर आपको मालूम है मैंने इसकी किताब क्यों कुतरी? क्यों? आप लोग मुखड़ा लिखते हो ना, हाँ। इसने दुखड़ा लिख दिया था। हाँ अपनी बातें लिखी थी, उसमें लिखा था वो मेरी भैंस कम दूध देती है और मेरे बच्चे ज्यादा सुसु करते हैं, ऐसा सब लिखा था तो इसमें। क्या लिखे कि भैंस ज्यादा सुसु करती है, बच्चे कम दूध देते हैं, ये लिखे? अरे जो सिचुएशन है उसके ऊपर लिखेगा ना राइटर। अच्छा सिचुएशन पे होता है क्या हाँ, ऐसा? और क्या? अच्छा सर मेरे को जानने का था। ये तो बैठ के पूछ लो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा सर आप लोग बहुत दर्द भरे गाने लिखते हो ना, मेरा भी दर्द है सर। मुझे ना बाल तोड़ हो गया, उस पे गाना लिखो ना, मेरे को बहुत दर्द होता है। ओए वो क्यों लिखेंगे ऐसे गाने? क्योंकि उनको लिखने का शौक है इसलिए लिखेंगे। सर इसको ना गाने का बहुत शौक है, हाँ। इसका गाना लिख दो ना। और वो जो पीछे है ना दिनेश, उसको बजाने का शौक है, उसका बजाना लिख दो ना। और ये मोटे को खाने का बहुत शौक है, इसका खाना लिख दो ना। एक मंत्री का यहाँ पे आना भी लिख दो सर, और यहाँ से किसी का जाना भी लिख दो सर। क्या बोलता है रे मोटे? अब आपने डिसीजन ले लिया है तो ठीक है यार, क्या कह सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे, ठोको ताली। सर आप लोग को भी लिखने का शौक है ना, तो मैं भी लिखता हूँ सर। सिचुएशन पे मैंने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अच्छा सर एक सिचुएशन में लिरिक लिखा है। ये कौन सी सिचुएशन है? अरे चूहे की पूंछ दरवाजे में आ गई है ना। तो लिरिक्स में क्या निकलेगा? आ ही निकलेगा ना सर। तो चूहापना बंद कीजिए, हमारा गाना जो आपने कुतरा है ना पूरा सब लिख के वापस दीजिए हमको। नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा फाटी मारेगा ना तू। मैं भी मूली कुतर के आया हूँ, समझा? बात करता है वो मूली की औलाद। मैं मूली की औलाद नहीं, राजा मूली की औलाद हूँ। महेंद्र मिट्टी माउस बली। ज्यादा बोले ना तो बिल्ली पीछे छोड़ देंगे तुम्हारे। मैं डर गया। अबे बिल्ली को तो मैं खुद छोड़ के आया हूँ सर। बहुत सारे बिल्ली चूहों को मैं घर पे छोड़ रहा हूँ। हाँ मैं चूहों का सोनू सूद हूँ। तेरे को भी छोड़ूं गेंडे। बहुत हुआ। इस मिट्टी माउस को मिट्टी में ना मिला दिया ना तो हमारा नाम भी बच्चा यादव नहीं। आई बात समझ में? नहीं। अरे नहीं रो मत, चलो ठीक है कोई अबे नहीं। मैं तो हंस रहा हूँ। तो सर ये अफवाहें जो भी कोई आदमी पॉपुलर होता है उसके बारे में उड़ती रहती हैं। अच्छा। अब आपके बारे में कुछ अफवाहें आई हैं। मनोज जी आपके बारे में एक अफवाह है कि सोनू, सुनिधि, नेहा कक्कर इन सब ने करियर की शुरुआत जो है माता की चौकी से की थी। तो अफवाह ये है कि आपने भी मुंबई आते ही शुरुआत भजन से ही की, इसलिए कि भगवान का नाम लेंगे तो जल्दी हिट हो जाएंगे। ये सच्चा है? इस बात में एक अफवाह ये है। मैं अनूप जलोटा जी से मिल गया था क्योंकि अच्छा मैं जी। स्ट्रगल कर रहा था और कहीं कुछ मिल जाए। और ऐसे ऐसे दिन थे कि 3-3 4-4 दिन बगैर चाय पिए और बगैर समोसा खाए, बगैर खाना खाए निकल गया था। तो अब किसी ऐसे दिलदार आदमी के पास जाओ जिसके बारे में सुना हो कि यार आदमी दिलदार है। तो अनूप जी के बड़े चर्चे सुन रखे थे, हम चले गए। तो मैंने कहा नीचे से फ़ोन ऑन किया, बुला लिया मुझे ऊपर। आइए, हाँ आइए बैठिए। अब मैं एकदम गज़ल के शेर अपनी, मैं यही लिखता था, सोच के तैयार था कि बढ़िया कोई एकदम दकीक उर्दू वाली खां साहब एपिग्लॉटिस वाला कुछ सुना दूंगा। तो मैंने कैसा कीजिए, कुछ भजन आप लिखते हैं वो सुनाइए, क्योंकि हम तो बस भजन ही गा रहे हैं आजकल। मैंने कहा भजन मैं बहुत लिखता हूँ अनूप जी, मैं भजन ही लिखता रहता हूँ दिन रात। अच्छा, तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप चाय मंगाइए, तब तक मैं पेपर पे लिखता हूँ ताकि आप बढ़िया कंपोज कर पाएँ। वहीं बैठे बैठे जो दिमाग में आया, मैंने कहा कुछ एक पन्ना भरे, और ये कमबख्त उनका नौकर चाय 5 मिनट में ले आया, मेरा भजन आधा हुआ था। लिख के मैंने उनको दिया, निहायत वाहियात लिखा था, पर ये बात कहनी पड़ेगी उन्होंने आधा पढ़ा और 3000 का चेक बना के मुझे 3000 रुपये दिए। मैंने कहा या तो इन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है कि मैंने लिखा क्या है। मैंने ये लिया है चेक, और इसके पहले कि अपना माइंड बदले वो मैं भागा हूँ सरपट। स्वानंद सर आपके बारे में अफवाह है कि आप बेड पे फैल के सोते हैं, इसलिए आपने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उसके बाद आपको आधा बेड सोने को मिलेगा। सर आधा बेड खाली हो तो फैल के सोना पड़ता है। तो उल्टा भी तो देखो आप उसको। ओ मनोज, सुना है कि आपकी शादी के पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी।
तो किसी को पता ना चले, एक दूसरी को तीसरी के बारे में ना पता चले, इसलिए आपने उनके नंबर ऐसे रखे थे, मुखड़ा 1 अंतरा 2 और लिरिक्स 3 ऐसे। ये अफवाह है कि सच है? सच। सच है। वाह। मतलब एक बात आप सोचो कि मैं ये बात इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े शो में क्यों डिनाई करूंगा कि इतनी लड़कियां मुझ पे मरती थी। बेवकूफ हूं मैं। सही है। दूरदर्शी है बंदा, दूरदर्शी। वाह। अमिताभ सर, एक अफवाह है कि छिछोरे में प्रोड्यूसर ने एक गाना आपसे इसलिए गवाया क्योंकि उनको लगता था कि आपसे बड़ा छिछोरा कोई और नहीं। मैंने छिछोरे में तो नहीं गाया मैंने। और तो ये भी छिछोरा ही जिसने अफवाह लिखी, कौन है? स्वानंद सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपको टॉयलेट में बैठ के बड़े कमाल कमाल के आइडिया ये मेरे को लगा ही था, ये बहुत अफवाह फैली हुई है मेरे बारे में। अच्छा। अच्छा। कि मैं टॉयलेट में लिखता हूँ। उसकी एक छोटी सी कहानी है क्या? कि दरअसल क्या था कि मैं माड़ा में रहता था, गोरेगांव में। एक कमरे में 3 लोग, अच्छा जी। 2 एक्टर है ना, दोनों दिन भर ना अपना डोले शोले से देखते रहते थे और इसी तरह की बातें करते रहते थे। लिखने कहाँ जाएगा आदमी? मुझे गाना लिख के स्ट्रगल के दिनों में तो मैं टॉयलेट में सरक लेता था धीरे से और वहां बैठ के लिख के अच्छा, और बताइए कौन आदमी है जिसको टॉयलेट में आइडिया नहीं आते दुनिया में? कौन है? और ये अफवाह तब बनी जब हम एकलव्य लिख रहे थे उमेद भवन जयपुर में। तो ये लोग डिस्कशन कर रहे होते थे, गाना लिखना होता था तो मैं चला जाता था अंदर। अंदर टेबल कुर्सी भी होती थी सर, मेरे माड़ा के कमरे से बड़ा तो था वो टॉयलेट जो था वो उमेद भवन का, है ना, पर्दे अर्दे लगे हुए ऐसे, तो माहौल सा बना होता था वहाँ, टेबल कुर्सी सब लगा हुआ बढ़िया। उसमें बाथरूम करने वाली कोई बात ही नहीं थी, तो मैं आराम से वहाँ बैठ के लिखता था। और वो शांतनु मोहित्रा ने वो पकड़ लिया और उसने बात बोलनी शुरू कर दी कि ये टॉयलेट में लिखता है, टॉयलेट में लिखता है। लोग हंसने लगे। मैंने कहा ऐसा टॉयलेट ले, जिंदगी भर वहीं बैठा रहूं, बाहर ना हूं। हाँ, कल को आप जाएं कहीं तो प्रीतम दा जैसे बोले, अरे आप ये गाना है, ये सिचुएशन है और ये टॉयलेट, जाइए और लिख के ले आइए। मनोज भाई, आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप अर्चना जी की वैनिटी में बड़ा टाइम बैठे रहते थे। मनोज, हम पकड़े गए है ना? पकड़े गए ना, देखिए। क्या है ये अफवाह, हम जानना चाहते हैं। हम एक डांस रियलिटी शो कर रहे थे, बहुत सालों पहले की तो बात इन्होंने है। आपके स्टेप्स लिखे थे? नहीं, स्क्रिप्ट लिखी। मैं एंकर थी, पर परमीत भी होते थे वैनिटी वैन में। एग्जैक्टली। अच्छा, यही बात मुझे बहुत खटकती थी। और यही हमारा सेम चैनल था, सोनी का। सोनी। झलक दिखला जा सीजन 1 की बात हो रही है। अच्छा, Yeah. वाह। तो इसी के साथ ये अफवाहें खत्म होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चाई से जवाब देने के लिए। सर, आप जैसे मल्टी टैलेंटेड हैं, हमारे जो दर्शक हैं इस समय तो आ नहीं पाते शो पे बिकॉज अभी अलाउड नहीं है और सेफ्टी की वजह से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, तो वो भी बड़े टैलेंटेड। मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात करवाई जाए। बिल्कुल तो सर, इजाजत है सर? बिल्कुल सर। जी, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ। हेलो। हेलो सर। प्रिय दर्शन जी, नमस्कार। नमस्कार कपिल सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, एकदम मजे में। कहाँ, उड़ीसा से बोल रहे हैं आप? जी सर, उड़ीसा से हूँ। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं सर। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है यहाँ पे। स्वानंद किरकिरे साहब हैं, तभी तो मनोज नमस्कार मुंतशिर सर। जी हैं, अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं। और हमने सुना है सर आपको भी शौक है कुछ लिखने का, लेकिन पेन नहीं है आपके पास। अरे सॉरी, लिखने का शौक है लेकिन लिख नहीं पाते, सुना है। क्यों? लिख नहीं पाता हूँ सर। तो फिर शौक किस बात का हुआ? तो जिद हो गई ना फिर। सर, मैं बड़ी कमाल की बनाता हूँ सर। Shit हो गई। तो आप वैसे बाय प्रोफेशन क्या करते हैं प्रियदर्शन जी? मैं जर्नलिस्ट सर। तो सर क्या जर्नलिस्ट मतलब किसी न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं या न्यूज़ चैनल के लिए? न्यूज एंकर के साथ काम करता हूँ सर। अच्छा, न्यूज़ एंकर हैं आप? जी सर। अरे वाह। तो सर कुछ हो जाए आपकी, जो भी आपने लिखा है। सर, मैं लिखता तो कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे बोली जो है ना वो लिखी नहीं जाती। लेकिन सर क्या है, मैं गाने का जो धुन है ना वो बड़ी कमाल की बनाता हूँ। अरे वाह, क्या बात। गाने की धुन बना लेते हैं? अच्छा। जी सर। गाना लिख नहीं पाते? नहीं लिख पाता सर। तो धुन किसकी बनाते हैं फिर? धुन सर वो क्या होता है सर, मैं बैठे बैठे मुंह से धुन बना लेता हूँ। अच्छा, मुंह से? अच्छा, वो भी मुंह से बना लेते हैं? जी सर। वाह, कुछ धुन सुनाइए प्रियदर्शन जी। पेम्पेरे पेम्पे पेम्पे पेम्पेरे पेम्पे पेम्पे पेम्पेरे पेम्पे पेम्पेरे पेम्पे पेम्पेरे पेम्पे पेम्पे। सर, इसमें कोई गाना बन सकता है क्या? बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड। अरे ये तो तुमने लिखा भी अच्छा है, पेपर पे पे बहुत अच्छा लिखा है, मुझे वर्ड्स भी अच्छे लगे। ये जो पेपर पे 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 इतना दर्द भरी कंपोजिशन कैसे आई आपके दिमाग में? सर, बैठ के मतलब हो जाता है, दोस्त लोगों के साथ जब बैठता हूँ सर धुन आ जाती है अपने आप।
कभी कभी होता है, पेट भी अपसेट होता है तो ऐसी कंपोजिशन बनती है। एक और हो जाए सर कुछ। और एक ऐसा कुछ करके किसी लिरिसिस्ट की जान लोगे आप। पर नहीं सर, ये बनाते रहना चाहिए, पता है ये मतलब ये भगवान सबको नहीं देता है, सिर्फ आप ही को दी है उसने। और शादी नहीं हुई अभी आपकी प्रियदर्शन जी? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई, 24 हाँ, साल तभी का हूँ। पे बना रहे हो अभी। वाइफ आएगी ना, सबसे पहले आपका यही इंस्ट्रूमेंट फाड़ेगी वो। पर प्रियदर्शन जी, ऑल द बेस्ट सर, लगे रहिए, ये शौक का है, हमेशा इसको कभी मरने नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू प्रियदर्शन जी, शुक्रिया। और हमारे साथ और मेहमान है। नमस्कार जी। जी नमस्ते कपिल सर। परिवार है। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले अपना परिचय देंगे, आपके साथ कौन कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कोलकाता से हूँ, मेरा नाम कृष्ण भट्टाचार्य जी है और मैं एक टीचर हूँ और ये मेरी मम्मी है नमस्कार और ये सर मेरे पड़ोसी में रहते हैं, एक भैया है। पड़ोसी है? ये भी आए हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत बहुत स्वागत है पड़ोसी जी। नाम तो रखा ही होगा कि नहीं? अभी रखा नहीं। पड़ोसी सर आपसे मिलना था तो सर हम आ गए। अरे थैंक यू सर, आपके शुक्रिया। बहुत बड़े फैन है सर। अब हमें क्या पता, हमें मिलने आए हो कि पड़ोस में आने का बहाना ढूंढते हो आप। श्रेयासी, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमें पता चला कि आपकी हॉबीज में सिंगिंग भी है और लिरिक्स भी लिखने की कोशिश करती हैं आप। यहाँ पे तो महान हस्तियाँ बैठी हुई हैं सर सारी, तो मुंबई के। अभी तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ और एक दो लाइनें सर है मैं जो लिखी हूँ। कुछ सुनाइए श्रेयासी, आपने जो भी लिखा हो। दिल में आस लिए बैठे हैं, ख्वाबों को सजाए बैठे हैं, आज आसमां में चांद आया है पर खुद को छुपाए बैठे हैं। वाह वाह, नाइस। उड़े सनम सनम साथ जन्म जन्म, संग रहना है तेरे, चले पवन पवन हुई मगन मगन, वाह। पिया आजा ना घर मेरे। वाह, तो थोड़ी सी कोशिश की है वेरी वेरी गुड श्रेयासी, आप बहुत अच्छा करती हैं। सर। मेरी मम्मी कुछ कहना चाहती है बहुत देर से। जी जी, मतलब। प्लीज प्लीज। जी मैम। सर हम आपके शो बहुत प्यारा लगते हैं। थैंक यू मैम। आप बहुत अच्छी आप बहुत अच्छी बात करते हैं। शुक्रिया। अनायरा के लिए मेरे बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद रहते हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। अभी तो मैम यहाँ पे बिकॉज कोविड की वजह से ऑडियंस नहीं आ पाती है, लेकिन जब सब माहौल ठीक हो जाएगा, ईश्वर करे जल्दी हो, तो आप जरूर हमारे शो पे आइएगा, हमें अच्छा लगेगा आपसे मिलके। और सर आप कोलकाता जरूर आइएगा प्लीज। जरूर, ये मुझे बताना जब ये भाई साहब शहर से बाहर गए होंगे ना। थैंक यू श्रेयासी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नेक्स्ट कपिल भाई। राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? भाई मैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। ओह वाह, कम ऑन मैन, इंटरनेशनल फैन, कम ऑन। वेलकम। क्या करते हैं राहुल आप? भाई मैं म्यूजिशियन हूँ, कंपोजर हूँ और साथ में रोटी पानी चलाने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी एक। रोटी पानी चलाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो म्यूजिक से कुछ नहीं आता? राहुल इस समय हमारे साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज जो हैं वो लिरिसिस्ट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप सबको मेरा प्रणाम, आदाब, और आप सबके लिरिक्स, यू नो आई लव योर वर्क, एवरीथिंग। एंड देन ऑल्सो जो आपकी ये जो मुहिम है क्रेडिट दे दो यार, वो सही बात की। उसको मैंने बहुत फॉलो किया है। एंड वी ऑल आर, यू नो, वी म्यूजिशियंस, सिंगर्स, कंपोजर्स, वी ऑल आर विद यू। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू थैंक यू सर। और अर्चना जी को मेरा क्या क्या आपका नमस्कार, क्या? आदाब। अर्चना जी खबरदार, बहुत हमारी खूबसूरत अर्चना जी लग को रहे हो। छेड़ा दो। अर्चना जी बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप, एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए, और लॉट्स Thank ऑफ you, लव भाई। ब्रदर, बेस्ट विशेस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये शैली बहुत अच्छा लिखा है, शैली ने। बहुत अच्छा है, वाकई बड़ा अच्छा। गाया भी बहुत अच्छा, गाया भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। नमस्कार जी। सबको नमस्कार। रशीला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और जब मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि आप कितना नेक काम कर रही हैं, कितना ब्यूटीफुल काम कर रही हैं,
और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे साथ जो ऑनलाइन मौजूद हैं रशीला जी हैं, ये गुजरात से हैं और ये वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हैं गिर फॉरेस्ट में, और ये 1000 से ज्यादा एनिमल्स को जो है रेस्क्यू कर चुकी हैं, जिसमें से 300 शेर, 500 चीते, 200 क्रोकोडाइल्स और पाइथॉन्स भी मैंने सुना है कि उनको भी आप रेस्क्यू करती हैं। वाह रशीला जी, बेजुबानों के लिए आप काम कर रही हैं और ऊपर वाला जो है वो उसके बदले में आपको बहुत सारी खुशियां देगा। तो रशीला जी, इस समय आप कहाँ पे, अपने घर पे? आप? जी मैं अभी हमारे घर पे ही हूँ। रशीला जी, इस समय हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री के दिग्गज लिरिसिस्ट जो है मौजूद हैं, आप देख पा रही हैं सबको? हाँ जी, हाँ जी। रशीला जी बताइए, आप कैसे करती हैं ये सब? आप पहले तो मैं 2007 से रेस्क्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा जी। जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी थे, 2007 में सीएम थे। अच्छा जी। तो उसने जब सोचा कि डिपार्टमेंट में पहले महिलाएं नहीं थी, तो उसको लगा कि महिलाएं वाइल्ड एनिमल के साथ, फॉरेस्ट के साथ कैसे काम कर सकती है। तो एक बार सोचा और अमलवारी करने के लिए उन्होंने ये भर्ती बाहर निकाली और उसमें फर्स्ट महिला जब हम रिक्रूट हुए जी, तो मैंने ये सोचा कि मैं डिपार्टमेंट में एक रेस्क्यू का वर्क करूं, जैसे कपिल कर रहे हैं कि दुनिया को हंसा के सबको खुशी दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम एनिमल को बचा के उसको बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं आप रशीला जी। ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई और हैरानी भी हुई कि आप गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहली महिला अधिकारी हैं आप। तो मैं 2007 में फॉरेस्ट गार्ड थी, 2008 में मैंने फॉरेस्टर यानी कि रेस्क्यू फॉरेस्टर तरीके अपना काम किया और 2019 में अभी मुझे प्रमोशन मिलके मैं रेंज फॉरेस्टर ऑफिसर बन गई। तो उसमें भी मैं सेंचुरी इंस्पेक्टर तरीके भी फर्स्ट महिला हूँ, रेस्क्यू फॉरेस्टर तरीके भी फर्स्ट महिला थी और डिपार्टमेंट में जैसे महिला की भर्ती हुई तब भी हम फर्स्ट महिला थी। तो इस तरह से मुझे भी बहुत खुशी हुई कि इतना सारा एनिमल को हमने बचाया और उसका ये सब हमें मिला। जैसे ये पीछे वाले आप देख रहे हैं वो सब हमें एनिमल का ट्रीटमेंट और उसके सारवार की वजह से मुझे अवार्ड सब मिला है। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू रशीला जी, गॉड ब्लेस यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन आके हमारे साथ बातें करते हैं, एंटरटेन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमान कलाकारों के लिए। आइए सर। स्वानंद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज भाई, अमिताभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा मजा आया आपसे बातें करके और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों ने भी बहुत मजा लिया होगा, क्योंकि गाने तो हम सब आपके सुनते हैं, आपके फैन हैं, लेकिन जो पीछे के मजेदार किस्से थे वो सुन के बड़ा मजा आया। थैंक यू। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.